नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारत के संविधान का निर्माण। पिछली क्लास में हमने देखा था कि भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार जुलाई अगस्त 1946 में भारतीय संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुए थे और नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो चुका था। फिर 20 नवंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा के सचिव HVR अयंगर के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन में बैठक के लिए निमंत्रण भेजा गया था। तो भारतीय संविधान का निर्माण 9 दिसंबर 1946 से शुरू होता है संविधान सभा की प्रथम बैठक से और 26 नवंबर 1949 तक संविधान निर्माण का कार्य चलता है। 26 नवंबर के बाद में संविधान सभा का एक अधिवेशन और हुआ था जो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जब संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। तो भारत के संविधान का निर्माण 9 दिसंबर से शुरू हो जाता है, क्योंकि 9 दिसंबर को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक में कुछ औपचारिकताएं पूरी की गई थी, जैसे अस्थायी अध्यक्ष का मनोनयन किया गया था। अस्थायी अध्यक्ष ने फिर उपाध्यक्ष के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो एंथनी फ्रैंक को उपाध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद में स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ और फिर संविधान निर्माण से संबंधित गतिविधियां आरंभ हुई। तो भारत के संविधान के निर्माण को हम 5 चरणों में बांटकर समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से 5 चरण हैं जिनके माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। संविधान निर्माण के लिए ये 5 चरण थे। पहला चरण में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। उसके बाद में समितियों का गठन किया गया। फिर प्रारूप संविधान का निर्माण किया गया था। फिर जो प्रारूप संविधान निर्मित हुआ उस पर बहस हुई, उसमें कुछ संशोधन भी किए गए जिनको वापस प्रारूप संविधान में शामिल किया गया था। और उसके बाद में 5वें चरण में संविधान को स्वीकृति दी गई थी। संविधान सभा ने जो संविधान बनाया था उसको स्वीकार कर लिया गया। तो इनमें जो 5 चरण दिए गए हैं, एक एक चरण को हम समझेंगे कि इनके माध्यम से किस प्रकार संविधान का निर्माण हुआ है। और एक दूसरा बिंदु अपन इस क्लास में देखेंगे, वह है संविधान सभा की कार्य प्रणाली। संविधान सभा ने किस प्रकार कार्य किया था। तो संविधान सभा ने 2 सिद्धांत काम में लिए थे। एक तो सहमति का सिद्धांत, डिसीजन मेकिंग बाय कंसेंसस, और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन, समायोजन का सिद्धांत। तो आइए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान के निर्माण को समझने की। तो पहला हम देखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर। संविधान सभा की पहली बैठक भी 9 दिसंबर को 1946 को शुरू हुई थी। तो प्रथम अधिवेशन में ही उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को निर्मित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा जुलाई 1946 में एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति में नेहरू जी अध्यक्ष थे, बाकी अन्य सदस्य भी थे। उन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया, उसी उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव में भावी संविधान की रूपरेखा बताई गई थी। इसमें भावी संविधान के निर्माण के लिए 8 उद्देश्य दिए हुए थे। भारतीय संविधान निर्माता किस प्रकार का संविधान बनाएंगे, क्या उनके आदर्श होंगे, क्या उनके लक्ष्य होंगे,
वो सारी बातें उद्देश्य प्रस्ताव में दी हुई थी। जो 8 उद्देश्य हमने बताए हैं, इन्हीं में ही भारत के भावी संविधान की रूपरेखा बताई हुई थी। तो उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या बिंदु थे, कुछ 2-4 महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में ये कहा गया था कि भारतीय संविधान सभा भारत को स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य घोषित करती है और एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें शामिल होंगी। उद्देश्य प्रस्ताव में ये भी कहा गया था कि भारत की सरकार की जो अंग हैं उनको शक्तियां और सत्ता जनता से प्राप्त होगी। शासन के अंगों की शक्ति का स्रोत जनता होगी। जनता से ही शासन के अंगों को शक्तियां मिलेंगी और सत्ता प्राप्त होगी। उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से ये भी कहा गया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना की जाएगी। लोगों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी जाएगी। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोगों को प्रदान की जाएगी। उद्देश्य प्रस्ताव में ये भी कहा गया था कि जो पिछड़े वर्ग हैं, अल्पसंख्यक हैं, जनजातियां हैं, उनके संरक्षण के लिए संविधान में कार्य किया जाएगा। और अंतिम जो उद्देश्य रखा गया था उद्देश्य प्रस्ताव में, उसमें ये था कि भारत विश्व शांति एवं मानव कल्याण के लिए काम करेगा। इस प्रकार के 8 उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा में रखे गए थे, जो भारत के भावी संविधान की नींव रखने वाले थे। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। इस पर 5-6 दिन लगातार चर्चा हुई। उसके बाद में जयकर और अंबेडकर ने एक महत्वपूर्ण संशोधन पेश किया था। M.R. जयकर और भीमराव अंबेडकर ने। इन्होंने कहा कि जब तक देशी रियासतों के प्रतिनिधि और मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हो जाते हैं, तब तक उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे, न देशी रियासतों के सदस्य शामिल हुए थे। तो इन्होंने कहा कि जब तक ये दोनों प्रतिनिधि शामिल नहीं हो जाते हैं, तब तक संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा को स्थगित कर देना चाहिए, और जब ये शामिल हो जाएं, उसके बाद में संविधान सभा में इस पर चर्चा की जा सकती है। तो फिर उद्देश्य प्रस्तावों पर जो चर्चा हो रही थी, विचार विमर्श हो रहा था, उसको रोक दिया गया और मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का इंतजार शुरू हुआ। तो मुस्लिम लीग के सदस्य बाद में शामिल कभी भी नहीं हुए संविधान सभा में। तो फिर दूसरा अधिवेशन बुलाया गया था। दूसरे अधिवेशन में 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्तावों को पारित कर दिया गया, क्योंकि तब तक ये निश्चित हो चुका था कि मुस्लिम लीग भारतीय संविधान सभा में शामिल नहीं होगी। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना आधारित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो तत्व दिए गए हैं, वो सारे के सारे तत्व कौन से हैं? जो उद्देश्य प्रस्ताव में 8 उद्देश्यों के रूप में सामने रखे गए हैं। तो प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्तावों पर ही आधारित है, जिसको संविधान सभा ने 17 अक्टूबर 1949 को संविधान में जोड़ा था। तो ये पहला चरण है जिसके माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण आरंभ होता है। जो ही नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल पड़ती है। तो पहले चरण में उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा हुई, और दूसरे चरण में देखिए क्या दिया हुआ है। दूसरे चरण में समितियों का गठन किया गया था। समितियों का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि संविधान सभा का आकार काफी बड़ा था। लगभग 300 सदस्य संविधान सभा में थे, तो किसी विषय पर गंभीरता के साथ विचार विमर्श संभव नहीं था। और दूसरा, विषय विशेषज्ञों की रिपोर्ट को शामिल करने के लिए समितियों का निर्माण शुरू किया गया, ताकि जो व्यक्ति जिस विषय का जानकार है, उस व्यक्ति को उस विषय से संबंधित समिति में डाल दिया जाए, तो उस विषय से संबंधित सुझाव
उस समिति के माध्यम से वो संविधान सभा के सामने रख सके। तो विषय विशेषज्ञों की राय को शामिल करने के लिए समितियों का गठन किया गया था। आज भी हमारी संसद में विभिन्न काम समितियों के माध्यम से होते हैं। तो उसी प्रक्रिया के माध्यम से हमारे संविधान का निर्माण भी विभिन्न समितियों के द्वारा किया गया था। संविधान निर्माण करने के लिए भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, जी.वी. मावलकर, ए.के. अय्यर, पी. सितारमैया, इन लोगों की अध्यक्षता में अधिकांश समितियों का गठन किया गया था। तो देखिए कौन कौन सी समितियों का निर्माण किया गया है। कुछ समितियों की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद को सौंपी गई थी। कुछ समितियों के अध्यक्ष नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। कुछ समितियों के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और कुछ समितियों के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। और कुछ समितियों के अध्यक्ष मावलकर थे। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन कौन सी समितियों के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते नियम एवं प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। संविधान सभा की जो नियम और प्रक्रिया समिति थी वो पहली समिति बनी थी, क्योंकि संविधान सभा का संचालन विभिन्न नियमों के द्वारा किया जाना था। तो इसलिए संविधान सभा के अध्यक्ष को ही उसका नियम प्रक्रिया समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि संविधान की पहली समिति थी। तो पहली समिति थी नियम प्रक्रिया समिति, नियम एवं प्रक्रिया समिति। जैसे आज संसद के या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं, तो उसी तर्ज पर संविधान सभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में नियम एवं प्रक्रिया समिति का गठन किया गया था, जो अध्यक्ष को संविधान सभा को सुचारू रूप से चलाने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो इस समिति में 15 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे। तो ये संविधान सभा की पहली समिति थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में दूसरी समिति थी संचालन समिति। संचालन समिति को स्टीयरिंग कमेटी भी बोलते हैं। संचालन समिति का क्या काम होता था? संचालन समिति दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए बनी थी कि आज कौन से प्रस्ताव संविधान सभा में रखे जाने हैं, एक समान विषय वाले प्रस्तावों को एक जगह एकत्रित करना। तो इस प्रकार के कार्य संचालन समिति के द्वारा किए जाते थे और इसकी अध्यक्षता भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। और इस समिति में अध्यक्ष के अलावा 11 सदस्य थे। तीसरी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में थी वित्त समिति। तो 3 महत्वपूर्ण समिति थी जिनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नियम एवं प्रक्रिया समिति जिसमें 15 सदस्य थे, संचालन समिति जिसमें 11 सदस्य थे, और तीसरी समिति थी वित्त समिति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बनाई गई थी। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया था? देखो, नेहरू की अध्यक्षता में संघ शक्ति समिति का निर्माण किया गया था। संघ शक्ति समिति में 22 सदस्य थे। दूसरी समिति थी संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति थी जिसमें 15 सदस्य थे। और तीसरी समिति थी राज्य समिति।
जिसका वर्णन कैबिनेट मिशन प्लान में ही किया गया था कि देशी रियासतों के साथ जो वार्तालाप करेगी संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि भेजने के लिए। उस समिति की अध्यक्षता भी कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू ही कर रहे थे। और उस समिति का नाम क्या था? राज्य समिति। इस समिति का उल्लेख कहाँ मिलता है? कैबिनेट मिशन में मिलता है। कैबिनेट मिशन में एक समिति का और उल्लेख मिलता है जिसको सलाहकार समिति बोला जाता है, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। सलाहकार समिति और देशी रियासतों के लिए वार्ता समिति, इन दोनों समितियों का उल्लेख हमें कैबिनेट मिशन प्लान में भी मिलता है। तो राज्य समिति थी, ये देशी रियासतों के साथ वार्ता करने के लिए थी। इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ही कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का और गठन किया गया था, प्रारूप संविधान की जांच हेतु समिति। प्रारूप संविधान की जांच हेतु समिति। प्रारूप संविधान की जांच हेतु समिति क्या काम करती थी? जब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप बनाया और वो प्रारूप जनता के लिए सुझावों और टिप्पणियों के लिए जब प्रसारित किया गया, तो जनता से जो सुझाव और टिप्पणियां आई उनकी जांच के लिए नेहरू की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था, जिसको प्रारूप संविधान की जांच समिति कहा जाता है। तो इस प्रकार नेहरू की अध्यक्षता में ये 4 मुख्य समितियों का गठन किया गया था। उसके बाद में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कुछ समितियों का गठन किया गया था, जिसमें पहली समिति है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रांतों के संविधान से संबंधित जिस समिति को कार्य दिया गया था वो वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बनी थी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। तो एक तो ये समिति इनकी अध्यक्षता में बनी थी जो प्रांतों के संविधान के मामले में बनी थी, और दूसरी समिति बनी थी इनकी अध्यक्षता में सलाहकार समिति, जिसकी बात अभी हमने की थी। सलाहकार समिति का वर्णन कैबिनेट मिशन योजना में मिलता है। सलाहकार समिति की बात कहाँ की गई है? कैबिनेट मिशन में इसके प्रावधान दिए गए हैं। सलाहकार समिति के अध्यक्ष पटेल थे। सलाहकार समिति की 5 उप समितियां थी। देखिए कौन कौन सी 5 उप समितियां थी। सलाहकार समिति के नीचे 5 समितियां उप समितियां और काम कर रही थी। 5 उप समिति। पहली है मूल अधिकारों से संबंधित, मूल अधिकारों से संबंधित समिति थी। दूसरी है अल्पसंख्यक से संबंधित समिति थी। और तीसरी समिति है जनजातीय मामलों से संबंधित, जनजातीय मामलों से संबंधित जो असम से संबंधित थी। और चौथी समिति भी जनजातीय इलाकों से संबंधित थी, जो असम को छोड़कर जितने भी जनजातीय इलाके थे उनके लिए थी। असम को छोड़कर जो जनजातीय इलाके थे उनके लिए बनी थी। और सलाहकार समिति की 5वीं उप समिति थी पश्चिमोत्तर जनजातीय इलाकों के लिए, पश्चिमोत्तर जनजातीय इलाकों के लिए। तो ये समितियां तो थी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 2, और ये थी पश्चिमोत्तर भारत के जनजातीय इलाकों के लिए। और एक समिति थी अल्पसंख्यकों के लिए और एक थी मूल अधिकारों के लिए। मूल अधिकारों के लिए उप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। इसके अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। और अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति थी, इसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। तो इस प्रकार पटेल की अध्यक्षता में 2 मुख्य समितियां थी, प्रांतीय संविधान समिति और सलाहकार समिति। इसके बाद में देखिए अंबेडकर की अध्यक्षता में कौन सी समिति बनी है?
अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति बनी थी, यानी जिसको हम बोलचाल की भाषा में प्रारूप समिति बोलते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें एक भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे और 6 इसके अन्य सदस्य थे। तो भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का प्रश्न कई बार पूछा जाता है, बहुत सारी परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। 7 सदस्य थे इसमें, अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे जिनको आगे हम देखेंगे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 1947 को। तो इस पर चर्चा हम आगे भी करेंगे। फिर के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसको बोलते हैं कार्य संचालन समिति, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, कार्य संचालन समिति। के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में बनी थी कार्य संचालन समिति। आपको के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में बनी समिति कार्य संचालन समिति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बनी थी संचालन समिति। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों समितियों के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग कार्य हैं। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्टीयरिंग कमेटी। और इस समिति को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। तो ये 2 अलग अलग समितियां थी, कार्य संचालन समिति ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, और ये थी संचालन समिति स्टीयरिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति या ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। एक समिति और थी जिसके अध्यक्ष थे जी.वी. मावलकर। जी.वी. मावलकर कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? संविधान सभा के कार्य हेतु समिति थी। जी.वी. मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर, ये कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? संविधान सभा के कार्य हेतु समिति। इस समिति का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि 1947 में जब भारत स्वतंत्र हो गया तो अब ये समस्या आ गई कि भारत के लिए कानून कौन बनाए, क्योंकि 1947 से पहले भारत के लिए कानून बनाए जाते थे ब्रिटिश संसद के द्वारा। और जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ तो भारत आज़ाद हो गया, तो भारत के लिए अब ब्रिटेन की संसद कानून नहीं बनाएगी। तो इसलिए ये समस्या आई कि भारत के लिए इस कानून कौन बनाए। तो एक समिति का गठन किया गया और उस समिति को कहा गया कि आप जांच कीजिए क्या कि संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण तो करेगी और साथ में क्या ये भारत के लिए कानून का निर्माण भी कर सकती है क्या, यानी भारत की व्यवस्थापिका की तरह भी कार्य कर सकती है क्या और संविधान का निर्माण भी कर सकती है। और अगर व्यवस्थापिका और संविधान निर्माण के दोनों कार्य करेगी तो किस प्रकार करेगी। इन सभी मुद्दों पर इस समिति का गठन किया गया था जी.वी. मावलकर की अध्यक्षता में। तो जी.वी. मावलकर ने ये कहा था कि भाई जो संविधान सभा है ये संविधान निर्माण का भी कार्य करेगी और आज़ाद भारत के लिए व्यवस्थापिका की तरह भी कार्य करेगी, लेकिन दोनों कार्य ये अलग अलग बैठक के दौरान करेगी। जब संविधान सभा के लिए कार्य करेगी तो अलग दिन बैठेगी, भारत के लिए विधि निर्माण का कार्य करेगी तो अलग दिन ये बैठेगी। और जब अलग अलग बैठेंगे तो इसकी अध्यक्षता भी अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा की जाएगी। जब ये संविधान सभा के रूप में बैठती थी तो इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब ये व्यवस्थापिका की तरह बैठती थी संविधान सभा तो उस दौरान इसकी अध्यक्षता करते थे जी.वी. मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर। तो ये समिति जी.वी. मावलकर की अध्यक्षता में बनी थी। तो इस प्रकार ये मोटी मोटी समितियां हैं। कुछ 2-4 समितियां और हैं, जैसे सदन समिति के अध्यक्ष थे पी. सितारमैया, पट्टा भी सितारमैया।
पटाभी सितारमैया कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? सदन समिति के अध्यक्ष। सदन समिति के अध्यक्ष थे पटाभी सितारमैया। परिचय पत्र समिति के अध्यक्ष थे A.K. अय्यर। A.K. अय्यर। दूसरे चरण में समितियों का गठन किया गया और समितियों ने अपने अपने विषयों पर रिपोर्ट तैयार कर ली थी और इन समितियों की रिपोर्ट के आधार पर बाद में भारत के संविधान का प्रारूप का निर्माण हुआ था। संविधान के प्रारूप के निर्माण को भी हम दो चरणों में देखेंगे। पहला प्रारूप का निर्माण और दूसरा प्रारूप की समीक्षा। प्रारूप का निर्माण बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा किया गया था, B.N. राव के द्वारा किया गया था, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के विधि या संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। और B.N. राव के द्वारा ही प्रारूप संविधान का निर्माण किया गया था। B.N. राव के द्वारा प्रारूप संविधान का निर्माण कैसे किया गया था? एक तो समितियों की रिपोर्ट के आधार पर। भाई यहाँ पे दूसरे चरण में जो समितियां गठित की गई थी, इन समितियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, उसके आधार पर प्रारूप का निर्माण किया। और दूसरा, B.N. राव को अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में भेजा गया था ताकि वहाँ के संविधान का वो अध्ययन कर सकें और प्रारूप का निर्माण कर सकें। तो B.N. राव ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके और समितियों की रिपोर्ट के आधार पर भारत की संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। तो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था B.N. राव के द्वारा और पहला जो प्रारूप सामने आया वो आया था अक्टूबर 1947 में, जो कि B.N. राव के द्वारा तैयार किया गया था। B.N. राव ने जो प्रारूप तैयार किया था वो एक तो समितियों की रिपोर्ट के आधार पर और दूसरा इन्होंने खुद 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद में प्रारूप का निर्माण किया था। B.N. राव ने जो प्रारूप तैयार किया था उस प्रारूप में 240 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। तो 240 और 13 अनुसूचियों के प्रारूप का निर्माण अक्टूबर 1947 में B.N. राव ने कर लिया था। B.N. राव के द्वारा तैयार किए गए प्रारूप की समीक्षा के लिए फिर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और जिस समिति को अपन क्या बोलते हैं प्रारूप समिति, या इसका पूरा नाम देखें तो प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति। पूरा नाम क्या है इसका? प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति, ये इस समिति का पूरा नाम है। और इस समिति में टोटल 7 सदस्य थे और समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। इस समिति का क्या काम, इस प्रारूप समिति का काम क्या था? B.N. राव के द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट या मसौदे की समीक्षा करना था और भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की ये समिति बनी थी। तो देखिए ये कौन कौन से इसमें सदस्य थे। 7 सदस्य कौन कौन थे? प्रारूप समिति को प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। गठन कब हुआ था इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को और इसके सदस्य थे अंबेडकर, इसके अध्यक्ष थे K.M. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N.G. आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर, मोहम्मद सादुल्ला और D.P. खेतान,
BL मित्तर। ये प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन जो नीचे वाले 2 सदस्य हैं, ये DP खेतान की तो मृत्यु हो गई थी, यानी इनकी तो डेथ हो गई थी, और डेथ होने के कारण इनकी जगह VT कृष्णामाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। और दूसरे जो सदस्य थे BL मित्तर, ये बीमार हो गए थे। बीमारी के कारण इन्होंने इस समिति से त्यागपत्र दे दिया और इनकी जगह माधवराव को समिति का सदस्य बनाया गया था। तो इस प्रकार ये दोनों सदस्य बीच में ही हट गए थे। तो ये 7 सदस्य थे। ये 7 सदस्य निर्वाचित थे। ये दोनों सदस्य बाद में संविधान सभा के अध्यक्ष यानी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मनोनीत किए गए थे। इस समिति ने BN राव के द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट की समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद में फरवरी 1948 को नया ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इस समिति के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, इस ड्राफ्ट को फिर जनता के पास भेजा गया। प्रारूप समिति के द्वारा एक नया ड्राफ्ट तैयार किया गया और ये ड्राफ्ट फरवरी 1948 को तैयार हुआ। इससे पहले जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था वो हुआ था अक्टूबर 1947 को, यानी BN राव के द्वारा तो 1947 को ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इसकी समीक्षा हेतु इस कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी ने पहला प्रारूप कब तैयार किया? फरवरी 1948 में। तो भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, इसने जो ड्राफ्ट तैयार किया, संविधान के प्रारूप का निर्माण किया था, वो फरवरी 1948 में किया और इन्होंने जनता के पास भेज दिया। जनता के सुझाव एवं टिप्पणी हेतु प्रकाशित इसको करवा दिया। तो जनता से कई सुझाव और टिप्पणियां आई, जिसमें कईयों को प्रारूप संविधान में शामिल किया गया। जनता से जो सुझाव और टिप्पणियां आई, उनकी जांच के लिए नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और नेहरू ने उन टिप्पणियों को, सुझावों को, कुछ को स्वीकार करने के लिए, प्रारूप संविधान में जोड़ने के लिए अपनी सिफारिशें वापस प्रारूप समिति के पास भेज दी। अब प्रारूप समिति ने उन सुझावों को वापस संविधान के प्रारूप में शामिल किया, संविधान के ड्राफ्ट में शामिल किया और ड्राफ्ट में शामिल करने के बाद में दोबारा इन्होंने ड्राफ्ट बनाया, दोबारा संविधान का प्रारूप बनाया, जो अक्टूबर 1948 में बना था। अक्टूबर 1948 में प्रारूप समिति के द्वारा जो मसौदा बनाया गया था, इसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो दोबारा एक बार देख लीजिए, समितियों की रिपोर्ट के आधार पर पहला प्रारूप बना BN राव की अध्यक्षता में। BN राव के द्वारा निर्मित प्रारूप की समीक्षा हेतु भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में समिति बनी, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी ने पहला प्रारूप बनाया फरवरी 1948 में। इसको जनता के पास भेजा गया था। जनता के सुझावों को शामिल करने के बाद में दोबारा प्रारूप का निर्माण किया भीमराव अंबेडकर की कमेटी ने और इस प्रारूप को प्रकाशित किया अक्टूबर 1948 में। अक्टूबर 1948 में जो प्रारूप तैयार किया, इसमें टोटल 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया गया। अक्टूबर 1948 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया था, इस प्रारूप संविधान को अंबेडकर के द्वारा संविधान सभा में रखा गया था और इस संविधान के प्रारूप पर 3 वाचन हुए। हमारे संविधान के निर्माण में वही प्रक्रिया अपनाई गई थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में किसी कानून के निर्माण के लिए अपनाई जाती है। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में किसी भी कानून के निर्माण हेतु उस पर 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। तो वो प्रक्रिया हमारे संविधान निर्माण में अपनाई गई थी, जिसको हम अगले चरण में देखेंगे, बहस एवं संशोधन वाले चरण में।
तो अंबेडकर के द्वारा जो प्रारूप बनाया गया था, इस प्रारूप को अब बहस और संशोधन के माध्यम से समझेंगे। इस प्रारूप पर संविधान सभा में बहस आरंभ हुई और उसको हम 3 चरणों में 3 वाचन के अंतर्गत देखेंगे। तो आइए देखते हैं। बहस एवं संशोधन। संविधान निर्माण का ये अगला चरण है, बहस और संशोधन। अक्टूबर 1948 में अंबेडकर के द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया, इस पर 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। पहला वाचन आरंभ होता है 5 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। पहले वाचन में भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रारूप संविधान को संविधान सभा के सामने रखा था और इस पर सामान्य चर्चा हुई थी। दूसरा जो वाचन हुआ था, इसमें संविधान सभा के द्वारा प्रत्येक अनुच्छेद या प्रत्येक धारा पर विस्तृत बहस हुई थी। ये सबसे लंबा चरण है, क्योंकि इसी चरण में जो भी संशोधन होने हैं, जो भी वाद विवाद होना है, जो भी बहस होनी है, चर्चा होनी है, सारी की सारी चर्चा द्वितीय वाचन में होती है। पहले वाचन में ज़्यादा चर्चा नहीं होती। द्वितीय वाचन सबसे लंबा वाचन है, इसमें ही सारी कार्यवाही की जाती है। और जो अंतिम वाचन होता है, तृतीय वाचन, इसमें केवल संविधान को स्वीकार किया गया था। इसलिए जो भी संशोधन हो, जो भी चर्चा हो, जो भी मतभेद हो, वाद विवाद हो, सारे के सारे द्वितीय वाचन में किया गया। यानी द्वितीय वाचन में संविधान की प्रत्येक धारा पर बहस हुई और कोई संशोधन भी सदस्यों के द्वारा रखे गए थे। द्वितीय वाचन आरंभ हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और पहला जो वाचन था वो 4 नवंबर से शुरू हुआ था। यहाँ पे 4 नवंबर करना है आपको, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक। अंबेडकर के द्वारा जो प्रारूप संविधान निर्मित किया गया था, उस पर यहाँ पे बहस हुई और कुछ संशोधन रखे गए थे। कुछ संशोधनों को स्वीकार किया, कुछ संशोधनों को अस्वीकार भी किया गया था। द्वितीय वाचन के दौरान 7,635 संशोधन रखे गए थे। उनमें से 2,473 संशोधन स्वीकार किए गए थे, बाकी संशोधन स्वीकार नहीं किए गए थे। संविधान सभा में संविधान पर कुल 7,635 संशोधन रखे गए थे विभिन्न सदस्यों के द्वारा, लेकिन इनमें से 2,473 संशोधन ही स्वीकार किए गए थे। और ये संशोधन स्वीकार करने के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये प्रारूप संविधान वापस प्रारूप समिति के पास भेजा गया, ताकि इन संशोधनों को वो प्रारूप संविधान में शामिल कर लें। तो प्रारूप समिति ने इन संशोधनों को शामिल करके वापस फिर वो प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष को दिया गया, जिन्होंने तृतीय वाचन के अंतर्गत उस संविधान को स्वीकार कर लिया गया। तो तृतीय वाचन में केवल संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान को स्वीकार किया गया था। तो इस प्रकार चौथा चरण संविधान का पूर्ण होता है, जिसमें बहस और संशोधन किए गए थे। तो चौथे चरण में बहस की गई और संशोधनों को स्वीकार किया गया था। और पांचवें चरण में सिर्फ 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान को स्वीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृत किया गया था। अंबेडकर ने संविधान सभा में प्रस्ताव रखा कि संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान को स्वीकार किया जाए। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। और आत्मार्पित यानी खुद को दिया। तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया? संविधान को स्वीकृति कब दी गई थी? 26 नवंबर 1949 को।
तो इस प्रकार 5 चरणों के माध्यम से हमारे संविधान का निर्माण होता है। द्वितीय वाचन के दौरान 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना भी संविधान में जोड़ी गई थी। द्वितीय वाचन के आखिरी दिन यानी 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार इन 5 चरणों के माध्यम से भारत की संविधान का निर्माण हुआ था। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान स्वीकार किया गया था, उस संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इससे पहले अंबेडकर के द्वारा जो प्रारूप रखा गया था उसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, और 26 नवंबर को अंतिम रूप से जो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था उसमें 395 और 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, जैसे संक्रमण प्रावधान, नागरिकता से संबंधित प्रावधान, राष्ट्रपति की शपथ, निर्वाचन आयोग, संचित निधि, लोकलेखा निधि, भारत की आकस्मिक निधि, और इस प्रकार के प्रावधानों को 26 नवंबर 1949 को लगभग 16 अनुच्छेद भारतीय संविधान के उसी दिन से लागू कर दिए गए। बाकी संविधान के अन्य 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया था संविधान क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस लाहौर में मनाया गया था। तो उसकी याददाश्त के रूप में 26 जनवरी की डेट संविधान लागू करने के लिए डिसाइड की गई थी। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए। जिस दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, उसी दिन अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 368, 369, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394, ये 16 अनुच्छेद 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे। बाकी के अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किए थे। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान सभा की कार्य प्रणाली। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान की कार्य प्रणाली में 2 प्रमुख सिद्धांतों का योगदान बताया था। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संविधान सभा ने सहमति का सिद्धांत और समायोजन का सिद्धांत के आधार पर कार्य किया था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने पुस्तक लिखी है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ए कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन। इस पुस्तक में ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि भारतीय संविधान सभा में समायोजन का सिद्धांत और सहमति के सिद्धांत का पालन किया गया था। सहमति के सिद्धांत का अर्थ है कि संविधान सभा में जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे आते थे जिसमें संविधान सभा के सदस्यों के मध्य विवाद होता था या मतभेद होते थे, उन मुद्दों पर संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत के बजाय सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता था। और अगर किसी सदस्य के सुझाव को या प्रस्ताव को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा अस्वीकार किया जाता था तो उसके कारण भी बताए जाते थे, तथा जो आलोचनाएं होती थी उनके प्रति सहिष्णुता का भाव था और किसी भी मत को दबाने का प्रयास नहीं किया जाता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी विषय और विचार विमर्श के मुद्दे आते थे उन पर सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया जाता था। तो ये था सहमति का सिद्धांत, जिसमें बहुमत की बजाय सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता था।
और किसी सदस्य के प्रस्ताव को ठुकराने पर या अस्वीकार करने पर भी उसको कारण बताकर संतुष्ट किया जाता था। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने यह बताया है कि भारतीय संविधान सभा की कार्य प्रणाली में जो सहमति का सिद्धांत था, यानी किसी भी विषय पर सबको सहमत करने का जो तरीका अपनाया जाता था, उसके पीछे कारण था राष्ट्रीय एकता की भावना, आदर्शवादिता की भावना और राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने की भावना काम कर रही थी। इसलिए सभी सदस्य सहमति के माध्यम से निष्कर्ष पर पहुंचने का काम करते थे। और दूसरा जो सिद्धांत अपनाया गया है वो है प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन, यानी समायोजन का सिद्धांत। समायोजन का सिद्धांत का मतलब है कि दो परस्पर विरोधी दिखने वाले मुद्दों पर समन्वय स्थापित करना, दो विरोधी मुद्दों पर बीच का रास्ता निकालना। जैसे कुछ मुद्दे ऐसे आए थे, जैसे पंचायती राज और केंद्रीय प्रशासन। गांधी और राजेंद्र प्रसाद पंचायती राज के पक्ष में थे। हालांकि गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनकी बात को कौन टालता है। उनकी बात जो लिखी हुई थी किताबों में, उन पर संविधान सभा में विचार विमर्श किया गया था। तो गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद तो पंचायती राज के पक्ष में थे कि पंचायती राज को शक्ति की इकाई बनाना चाहिए, जबकि जवाहरलाल नेहरू और पटेल दोनों केंद्रीय प्रशासन को मजबूत रखना चाहते थे। तो ये दो परस्पर विरोधी मुद्दे हो गए। एक तो केंद्रीय प्रशासन को शक्ति देना चाहते थे और दूसरे सदस्य पंचायती राज को शक्ति देना चाहते थे। तो बाद में ये निर्णय किया गया कि पंचायती राज को भी रखेंगे, जिसको डीपीएसपी में अनुच्छेद 40 में रखा गया था। पंचायती राज और केंद्रीय प्रशासन दोनों में समन्वय स्थापित किया गया था। संसद के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन रखा गया था और पंचायती राज के प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में रख दिए गए। तो दोनों के बीच का रास्ता निकाल के दोनों को इस संविधान में समाहित कर लिया। दूसरा जो मुद्दा आता है वो आता है गणराज्य एवं राष्ट्रमंडल की सदस्यता का। गणराज्य एवं राष्ट्रमंडल की सदस्यता। राष्ट्रमंडल की सदस्यता। आप जानते हो भारत ने अपने आप को गणराज्य घोषित किया था और साथ में राष्ट्रमंडल का सदस्य भी भारत बन गया था। राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल ब्रिटिश उपनिवेशों के सदस्यों का एक समूह है। जो देश कभी भूतकाल में ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं उनका एक संगठन है जिसको राष्ट्रमंडल कहते हैं। और जो भी देश राष्ट्रमंडल का सदस्य है उस राष्ट्र का या उस देश का राज्य अध्यक्ष ब्रिटेन का सम्राट होगा। ऐसे प्रावधान हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आज भी ब्रिटेन का सम्राट है। भारत भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन भारत ने अपने आप को क्या घोषित किया? गणराज्य घोषित किया है। भारत ने आपको गणराज्य घोषित किया तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति होगा जो जनता के द्वारा निर्वाचित है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। तो ये दो परस्पर विरोधी विचार हो गए। गणराज्य का मतलब राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा और राष्ट्रमंडल का मतलब है जो भी देश राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं उनका राष्ट्राध्यक्ष कौन होगा? ब्रिटेन का सम्राट होगा। तो दोनों परस्पर विरोधी हो गए, लेकिन भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता के साथ गणराज्य का स्वरूप बनाए रखा। तो दो परस्पर विरोधी विचारों में बीच का रास्ता निकाला गया कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य तो होगा, लेकिन भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। इसी प्रकार तीसरा बिंदु आया था मूल अधिकार और उन पर प्रतिबंध। नागरिकों को व्यक्तित्व का विकास करने के लिए मूल अधिकार भी दिए गए हैं, लेकिन उन पर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, ताकि व्यक्ति अपने अधिकारों के बल पर निरंकुश और उच्छृंखल नहीं बन जाए, तो समाज का नुकसान नहीं करे, इसलिए उन पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। तो एक हाथ से मूल अधिकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ उन पर प्रतिबंध भी आरोपित किए गए हैं। तो इस प्रकार जो विरोधी दिखने वाले विचार हैं उनमें समन्वय स्थापित किया गया था। तो इसलिए तो संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली थी वो इन दो सिद्धांतों के माध्यम से चली थी। तो संविधान सभा की कार्य प्रणाली पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक थी
और इन दो सिद्धांतों का उसमें प्रयोग किया गया था। सहमति का सिद्धांत यानी सभी विषयों पर सर्वसम्मति बनाना, न कि बहुमत के आधार पर निर्णय लेना। और दूसरा समायोजन का सिद्धांत यानी परस्पर विरोधी दिखने वाले मुद्दों पर बीच का रास्ता निकालना, उनमें समन्वय करना। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने लिखा है कि मैंने तो ये सोचा था कि भारत में जो एक ही पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तो वो निरंकुशता के साथ निर्णय लेगी, किसी की सुनेगी नहीं। लेकिन जो मैंने सोचा उसका उल्टा हुआ और भारतीय संविधान सभा में पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया गया।